नमस्कार, जोहार जोहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात बदलते मौसम की मिजाज की। बंगाल में आए चक्रवात का असर धनबाद जिले पर अधिक पड़ा है और इससे बंगाल राज्य सीमा से सटे कुमारडुबी के लोगों की परेशानी अधिक बढ़ गई है और लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से कुमारडुबी की जिलिया नदी पर एक बार फिर खतरे में है और उफान पर है नदी और जिलिया नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। रेलवे ओवरब्रिज के काम के लिए जिलिया नदी में मिट्टी भरा जा रहा है और नदी में बढ़ते जलस्तर को देख स्थानीय जनप्रतिनिधि ने नदी को जेसीबी से साफ करवाया, जिससे कि बारिश का पानी बिना अवरोध के निकल जाए। दरअसल पिछले 2 दिन से हुई बारिश में पानी घरों में प्रवेश कर रहा है और जिससे कि ग्रामीणों का काफी परेशानी में है और काफी आक्रोशित हैं। लोगों ने ओवरब्रिज के ठेकेदार से काम जल्द पूरा करने की मांग की ताकि इस साल फिर बाढ़ नहीं आ सके। बाढ़ से हम लोग परेशान हो चुके हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है और ओवर ब्रिज के चलते जो ये कुमारडुबी फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उसके चलते फिर हम लोग एक बार डूबने की स्थिति में आ गए। हम लोग यहाँ ओवर ब्रिज स्पॉट पर पहुँचे हैं जहाँ ओवर ब्रिज का कार्य हो रहा है और जो है तत्काल हम लोग पॉपुलिन वगैरह लगाने की व्यवस्था में है, प्रयास में है। तो जल्दी जो है मिट्टी की कटाई हो और पानी जो है सरसरा के निकले, अरे तो 20 तक बारिश है, पिछले बार से ज़्यादा स्थिति भयानक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हुए तमाम हम लोग ग्रामीण नया नगर, आदर्श नगर, सिलीबाड़ी पूरी पंचायत लोग तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग इसको सफाई जो है ओवरब्रिज के मुंशी मैनेजर को हम लोगों ने सख्त आदेश दिया है कि जो है तुरंत जो है जितना जल्द जो है इसको सफाई कीजिए और हम लोग को राहत जो है दीजिए। राहत के साथ हम लोग ले और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? नदी का जलस्तर बढ़ा है, ग्रामीणों में खौफ है, आक्रोशित है ग्रामीण। कुमारडुबी की जहां तक बात है वहां पर रेलवे ओवरब्रिज पिछले कुछ सालों से निर्माण हो रहा है और बार बार इस रेलवे ओवरब्रिज के कारण जो मिट्टी कटाई करते हैं वो नदी में डाल देते हैं, जिससे पानी का रास्ता बाधित होता है। और उसका असर ये होता है कि आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर लगातार जो है तो पानी बाढ़ के स्थिति के रूप में उनके घरों में प्रवेश कर जाते हैं। पिछले इसी साल में जो है 2 बार वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी थी और उस समय जो वहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे, साथ ही साथ उन लोगों को बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद जो रेलवे ओवरब्रिज के संवेदक हैं वो इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बार बार नदी के मार्ग का अवरोध करते हैं। जो पानी है जब अभी जो चक्रवात बंगाल में आई हुई है उससे लगातार धनबाद जिले में 2 दिनों से बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण नदी का पानी लोगों के घरों में जा रहा है और इसी को लेकर आक्रोश है कि संवेदक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण जल्द कराए और कम से कम वो निर्माण करते हैं तो नदी के मार्ग का अवरोध नहीं करे, जिससे कि पानी का मार्ग सही दिशा में जाए और लोगों को परेशानी कम हो। संजय, देखिए पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हुई और बारिश हो रही है, घरों में पानी प्रवेश कर रहा है और लोगों को है बाढ़ का खतरा भी है और इससे ग्रामीण आक्रोशित है। तो नगर निगम और प्रशासन ने क्या किया है अब तक? फिलहाल वहाँ के ग्रामीण जो है स्थानीय वीडियो से बात किया, वीडियो ने भी तत्काल जो है एक पोकलेन मशीन को बुलवाया है और वहाँ से मिट्टी को हटवाने का प्रयास किया। लेकिन संवेदक इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि नदी का मार्ग अगर वो अवरुद्ध करते हैं और अगर इस स्थिति की स्थितियां होती हैं कि बारिश लगातार हो तो उसका असर स्थानीय जो लोग हैं उनके घरों में वो पानी प्रवेश कर जाएगा। इसकी जहां तक दोष अगर दिया जाए तो वो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने वाले संवेदक का और इसके लिए रेलवे प्रबंधन और स्थानीय जो प्रशासन है उनको कठोर निर्णय लेना होगा उस संवेदक को लेकर। नदी का मार्ग को बार बार अवरुद्ध करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी परेशान होते हैं, लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ता है। तो उन रेलवे के जो संवेदक है उस पर कार्रवाई करे और अगर इस तरह की स्थिति बार बार करते हैं तो रेलवे प्रशासन से उनके संवेदक को रद्द करने की मांग कर सकते हैं और नहीं तो जल्द से जल्द उस निर्माण को पूरा करवाया जाए। जी संजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले T20 मैच पर बारिश का साया मंडराता नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए स्टेडियम के सभी पिच को कवर कर दिया गया है और मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की आशंका जताई है। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर जेएससीए स्टेडियम में तैयारी पूरी है
हम इस समय मौजूद हैं GSCA स्टेडियम के अंदर में और आप देख सकते हैं कि जो पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश से पिच को बचाने के लिए पूरी तरह पिच को कवर कर दिया गया है। GSCA प्रबंधन पूरी तरीके से मैच को लेकर तैयार है और जो भी पिच है स्टेडियम में चूँकि 1 से ज़्यादा पिच होते हैं, तमाम पिच को बारिश को देखते हुए पूरी तरह प्लास्टिक से कवर कर दिया गया ताकि बारिश की बूंदें जो हैं पिच में ना जा सके, नमी का असर खेल पर ना पड़े, जिसको लेकर GSCA प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है। मैच का लोगों को इंतजार है, लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि 18 और 19 नवंबर को राजधानी रांची के आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। लिहाजा इस बारिश का असर कहीं मैच पर ना पड़े, इसको लेकर के एक परेशानी बताई जा रही है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं दर्शक कि आसमान तब तक साफ़ हो जाएगा, एक अच्छा मैच लोगों को देखने को मिले। और एक बात ये भी है कि जो टिकट है, जो आम लोग जो मैच देखना चाहते हैं उनके लिए टिकट जो है 15, 16 और 17 नवंबर यानी कल से टिकट मिलना भी शुरू हो जाएगा। स्टेडियम का जो वेस्ट गेट है, वेस्ट गेट के सामने जो टिकट काउंटर बनाए गए हैं वहाँ से लोगों को टिकट मिलना शुरू होगा और टिकट की कीमत जो है 900 रुपये से शुरू होकर 9000 तक है। और यहाँ पर BCCI और GSCA के गाइडलाइंस के मुताबिक ही मैच का आयोजन किया जाएगा। जो भी टिकट कटाने को लेकर आएंगे उन्हें मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही आप मैच देखने के लिए जब यहाँ पर आएंगे तो मास्क लगाना तो जरूरी है ही, साथ ही स्टेडियम में जब आप प्रवेश करेंगे तो 2 गज की दूरी भी अनिवार्य होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो बारिश हो रही है वो बारिश कहीं एक खलनायक की भूमिका कहीं मैच में असर न करे, पैदा न कर दे। लिहाजा दर्शकों में एक थोड़ी सी मायूसी भी है, लेकिन यहाँ पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 19 नवंबर आते आते राजधानी रांची का मौसम साफ हो जाए, एक शानदार मैच हमेशा की तरह GSCA में जैसा होता है लोगों को देखने को मिले। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी रांची के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। एक तरफ ठंड जहां बढ़ती जा रही तो वहीं दूसरी तरफ अगर बारिश का कहर जारी रहा तो राजधानी के निचले इलाकों में जल जमाव का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में लगातार बारिश के कहर ने लोगों की जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राजधानी रांची के तमाम लोग कहा जाए तो उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आम लोग जो हैं वो परेशान हैं। सर, कितनी परेशानी हो रही है लगातार बारिश की वजह से? बारिश से तो थोड़ा थोड़ा परेशानी होता है, जाने आने का बहुत तकलीफ होता है। और क्या है, ठंड भी काफी बढ़ रही है। ठंड भी कर ज्यादा नहीं, ठंड बढ़ रहे है, आगे भी ऐसा मालूम होता है बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर आम लोग भी पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। अपने महत्वपूर्ण कार्य तक लोगों को करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसका रोज कमाना खाना है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो दुकानदारी भी करते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। गरीबों को खासकर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसमें बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, स्वाभाविक है अस्त व्यस्त होना काफ़ी है। बारिश की वजह से जहां ठंड एक तरफ बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाए तो महामारी का भी खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर रांची के कई निचले इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है और उन इलाकों में डेंगू, मलेरिया जैसे जो मच्छर हैं वो भी मिलने लगते हैं, जिससे कि इन बीमारियों का खतरा बढ़ता है। पिछले बार ज़्यादा बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी, तो शायद इस बार भी अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो प्रशासन ने अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके कारण वो चीज़ हटाया जा सके। तो वाटर लॉगिंग की समस्या अभी भी बनी हुई है। अगर बनती है तो उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारी जो है वो वापस यहाँ पे भी कहर मचा सकती है। तो ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर जो महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम हो, उसे भी अपनी मुकम्मल तैयारी करने की ज़रूरत है। तो कुछ ये स्थिति राजधानी रांची में लगातार बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। ऐसे में किसानों के फसल खेत और खलियान में बर्बाद हो रहे हैं। धान के साथ ही चना की फसल भी खराब हो रही है। ऐसे में किसानों की निगाहें अब सरकार की ओर है और किसानों ने अच्छी फसल की आस में लोन लेकर खेती की थी, लेकिन फसल बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक हालत खराब होने की आशंका जताई जा रही है।
और अगली खबर पलामू से है, जहां हरिहरगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और मृतक सुमित श्रीवास्तव का शव NH98 के किनारे कार से बरामद किया गया। अज्ञात अपराधियों ने नुकीले औजार से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी और मृतक के गर्दन के दाहिने ओर नुकीले औजार से गोदने का निशान भी है। और घटना से नाराज व्यवसायियों ने हरिहरगंज बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं 12 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस जब पहुंची तो पता चला कि मृतक जो है वो सुमित श्रीवास्तव हरिहरगंज थाना अंतर्गत रहने वाले ही हैं। उनकी डस्टर गाड़ी थी और ड्राइविंग सीट के बगल में खून से लथपथ सीट पे उनका शरीर पाया गया। पुलिस अनुसंधान कर रही है। उनके गर्दन में दाहिनी तरफ नुकीले पदार्थ जैसे कुछ घुसेड़ कर अथवा अन्य चीज़ों से हत्या कारित करने की बात पता चली है। शव को अंत परीक्षण हेतु डॉक्टरगंज भेजा गया है और हम गाड़ी को भी बरामद किया गया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जल्द ही कांड का उद्भेदन हम लोग करेंगे। और हमारे साथ संवाददाता संजय भारती इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, देखिए, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन जारी है व्यवसायियों का। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई सुबह से ही जारी है और पुलिस ने इस बात का पता लगा लिया है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ जान पहचान के लोग ही इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस समय वो होटल से निकले और जो रात में घटना हुई तो उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो उनके करीबी थे। तो पुलिस इस बात तक पहुंच चुकी है और छापेमारी लगातार जारी है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आज शाम तक किसी न किसी गिरफ्तारी इसमें संभव है। दूसरी बात आपको हम ये बता दें कि अभी जो स्थिति हरिहरगंज में बनी हुई है कि लगातार लोग उग्र हो रहे हैं। सड़क जाम की भी स्थिति बनी हुई है और तमाम जो जिले के बीजेपी कार्यकर्ता हैं सभी अभी हरिहरगंज में ही जुटे हुए हैं। जी संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पलामू में मेदिनीनगर बस स्टैंड से रंगदारी वसूलते डब्लू सिंह गिरोह के गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सदर SDPO ने छापेमारी कर बस स्टैंड से रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधियों को रंगे हाथ धर दबोचा है और उनके पास से 23,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। और सभी आरोपी बस और ऑटो से हर ट्रिप पर 10% रंगदारी वसूलते थे और रंगदारी का सारा पैसा मंटू तिवारी और परमिंदर बाबू के पास जमा करते थे। और गिरफ्तारी के बाद सभी अपराधियों को हथकड़ी लगाकर पूरे बाजार में घुमाया गया ताकि लोगों के मन से इन रंगदारों का खौफ खत्म हो सके। पलामू पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड से डब्लू सिंह गिरोह के लोग डरा धमका के रंगदारी वसूलते हैं और यह प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही थी। हम लोगों ने पहले भी कई गिरफ्तारियां की थी जो लोग रंगदारी वसूल रहे थे, लेकिन आज फिर सूचना मिली कि आज फिर से उसके गैंग के लोग जो है पैसा वसूल रहे हैं। और तब मुझे गोपनीय सूचना मिली कि ये जो है बस स्टैंड के बगल में एक श्री राम बस का डिपो है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और पैसे की गिनती भी कर रहे हैं, वसूली भी हो रही है, गिनती भी हो रही है। तो मैंने सदर SDPO के विजय शंकर को कहा कि आप तुरंत जाके छापेमारी कीजिए और इन लोगों ने जब छापेमारी की तो लोग रंगे हाथों रंगदारी वसूलते हुए पकड़े गए। कुल 6 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और उन 6 से पूछताछ की जा रही है। इन 6 ने जिस 2 अन्य आदमी का नाम बताया है वो भी FIR में नामजद होंगे। हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी उसका तलाशी जारी है। हम देखते हैं, जैसे कुछ सूचना मिलता है तो आप भी बताइएगा। तो अभी तक परमिंदर बाबू नहीं हाथ लगा है। एक परमिंदर बाबू है, दूसरा मंटू तिवारी है, दोनों का नाम सामने आया है। तो अभी दोनों में भागे चल रहे हैं। जैसे पकड़ेंगे तो आगे कुछ खुलासा होगा तो आगे हम आपको बता पाएंगे। और इधर गिरिडीह में खाने में स्वादिष्ट मछली नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। साथ ही इस आत्महत्या साबित करने के मकसद से शव को फंदे से भी लटका दिया और घटना बिरनी प्रखंड के बलगो की बताई जा रही है। मृतक के बेटे के मुताबिक रात में मछली बनाने को लेकर मां और पिता के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मां की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। वहीं मृतक के भाई ने दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर बहन की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले के फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है।
यहाँ पर देखें खाली बच्चा और बाकी सब घर वाले सब भाग गया था, कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं, और अभी तक आए नहीं। मतलब मेरा बहन को ऐसे मतलब मार के मतलब टांग दिए और मतलब है कि वो लोग बता दिए कि वो अपने मतलब तुम्हारा बहन फांसी लगा लिया है। और बहुत समस्या है, मतलब थोड़ा दहेज का तिलक दहेज का पैसा मांग कर रहा था, 1 लाख रुपये एक गाड़ी। हम लोग भी गरीब आदमी नहीं दे पाए, तो वही कारण रोज़ के रोज़ झगड़ा करता था वो लोग। तो ऐसा हुआ मतलब, तो यहाँ पर पता चला कि फुल फैमिली मिल के मेरे बहन को ऐसे काम कर दिया गया है। चतरा पुलिस ने अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ अनोखी पहल की है और अफीम की खेती करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अफीम की खेती पर आसमान से भी नजर रखना शुरू कर दिया है और इसके तहत वैसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पहले अफीम की खेती होती थी या फिर खेती की सूचना मिल रही है। अगर अफीम की खेती ड्रोन कैमरे में कैद होती है तो पुलिस वहां जाकर फसल को नष्ट करती है। ये एक नया प्रयोग होगा कि ड्रोन के माध्यम से हम लोग बिल्कुल ऐसे क्षेत्र जो सामान्य तौर पर हमें नहीं दिखते हैं और जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे उन्हें भी हम देखेंगे और वहाँ पे भी जाकर पुलिस जाकर कार्रवाई करेगी। उसमें सभी महत्वपूर्ण जो प्रखंड और ऑफिसेज हैं, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, सभी जगह पे हम लोग ये पोस्टर लगाएंगे। ये बेसिकली इसका फोकस ये है कि जो अलग अलग लोग हैं उन्हें समझ में आए कि अफीम की खेती, अफीम से रिलेटेड किसी भी ट्रेड से जुड़े रहना। ओबीसी मोर्चा के बैनर तले रांची सहित राज्य भर में ओबीसी मोर्चा ने 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया और इसके जरिए ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को धार देते नजर आए। बता दें, ओबीसी को 50% आरक्षण देने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे ओबीसी का। 2 साल बीत गए हैं, अभी तक ओबीसी समुदाय का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। इसी को लेकर पूरे राज्य में ओबीसी समुदाय के लोग घर में, मकान में, दुकान में, खेल मैदान में सभी जगह 1 दिवसीय उपवास पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की नींव रही है एएनएम कार्यकर्ता और देश को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेय इन महिलाओं को ही जाता है और इनमें से ज्यादातर एएनएम कार्यकर्ता 20 से 25 साल की उम्र के बीच की है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उस वक्त भर्ती किया गया था जब कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे थे। और टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने ऐसे ही 3 एएनएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जो राजस्थान के जोधपुर शहर में कार्यरत हैं। ये सभी पूरे समर्पण भाव से साथ बिना कोई छुट्टी लिए अपना काम कर रहे हैं और आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जब आपने ज्वाइन किया था तब यहाँ माहौल क्या था? उस टाइम सर कोरोना भयंकर फैला हुआ था, पॉजिटिव केस डेली आते थे तो हम उनको आइसोलेट करते थे, 14 दिन तक उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते थे। हम सर उनको जैसे सैम्पलिंग वगैरह करवाते थे और जैसे पॉजिटिव आते तो उनको होम आइसोलेशन करते और ट्रीटमेंट देते थे और जो ज़्यादा गंभीर होता है उनको रेफर करवाते थे। यहाँ पहली बात तो सर हमें भाषा समझ में नहीं आती थी, लोगों की भाषा की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे फिर कंटिन्यू काम करने लग गए तो भाषा वगैरह समझ में आने लगे, फिर इसी माहौल में हम घुल मिल गए। घर वाले भी चिंतित थे सर और हम भी घर से दूर थे तो थोड़े बहुत हम भी कर रहे थे। दिन प्रतिदिन डेथें बढ़ती जा रही थी, खूब डेथें हो रही थी तो हमें भी डर लगता था। हमने भी हमारी पूर्ण सुरक्षा की पर काम करते रहे सर। एक भी छुट्टी नहीं मिली। हम दीपावली पे, होली पे भी इधर ही थे, रक्षाबंधन पे भी इधर ही थे सर। कोई भी अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है तो सब करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, सही तरीके से हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। लेकिन इन लोगों का जिस सिचुएशन में इनका इंट्रो हुआ है, मतलब जब ये आए हैं तो इनका मेरे हिसाब से ये कि सबसे जो अहम हिस्सा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का, हो सकता है इस ड्राइव के दौरान सबसे अहम पार्ट इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निभाया सर। हार्ड से हार्ड ड्यूटी कर सकते हैं सर, पूरा नॉलेज हो गया अभी पर। कोरोना काल में इतनी हार्ड ड्यूटी की है तो आगे भी हम कर सकते हैं सर। परिवार को गर्व है सर, हमारे घर वाले कहते हैं आराम से ड्यूटी करो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें करके कि हमारा सौभाग्य है कि इस महामारी के टाइम पे हमें जॉब मिली और अच्छे से हम कार्य करें, आगे भी कुछ सीखें ताकि कोई भी खतरे का कुछ भी आए तो उसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमने इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेटेड लोगों को मतलब कोरोना से मुक्त किया है। जो हमारी एएनएम बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर पे सास ससुर है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी बगैर परवाह किए उन्होंने जी जान से ड्यूटी की है।
ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है, इनका कंट्रीब्यूशन कोविड में बहुत ही तारीफ के काबिल है। अगर शायद ये नहीं होते तो हम आज जिस मुकाम पर हैं, जो लगभग कोविड वैक्सीनेशन कर पाए लोगों का, वो शायद मुकाम हम हासिल नहीं कर पाते। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।